हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल्स उसके व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम डिटेल पढ़े हैं। तो आज हम ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में चार रेसिस्टर्स को एक क्वाड्रिलेटरल के आर्म्स पे इस प्रकार से उनको अरेंज किया जाता है कि ये चारों रेसिस्टर्स जो हैं उसके चारों आर्म्स पे सेट किया जाता है। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको। और बी और डी के बीच में वहां पर क्या कनेक्ट किए थे हमने, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए थे। ठीक है ना। और हम यहाँ पर देखते थे कि यहाँ इस सेल से हम करंट फ्लो करते थे। यहाँ हमारा की 1 की यहाँ पर थी और यहाँ पर एक K2 की थी जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था। तो उसको अभी थोड़ा सा हम उसको समझ चुके हैं। जब यहाँ से करंट फ्लो होता है, जब इसको हम कनेक्ट किया और इसको, ये पूरा कनेक्टेड है, मीन्स यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो इनमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। तो हम इसको, ये जो हमारा था, ये यहाँ इस आर्म में इस रजिस्टर को हम ऐसे अरेंज करते थे कि यहाँ जो गैल्वेनोमीटर था वहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। जब डिफ्लेक्शन ना आए, कब नहीं आएगा डिफ्लेक्शन? जब यहाँ बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम होगा तभी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि करंट वहां से फ्लो नहीं हो रहा है। अब करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हो तभी करंट फ्लो होता है। बट यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस जो व्हीटस्टोन ब्रिज था, उस कंडीशन में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बोलते थे कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। या फिर हम बोल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दो एडजेसेंट रेसिस्टर्स थे, उनके रेसिस्टेंसेस का रेशियो अन्य दो रेसिस्टर्स थे जो एडजेसेंट थे, उनके रेसिस्टेंस का रेशियो के इक्वल होता था। तो जैसे यहां पर हम अगर लिखते हैं, ये यहां हम P लिए थे उस दिन, और यहां Q, यहां R और यहां S। तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों एडजेसेंट हैं। बैलेंस की कंडीशन में ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ये अनइफेक्टिव होती है। इनइफेक्टिव होती है उस कंडीशन में इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये दोनों एडजेसेंट होते हैं P और Q। तो इन दोनों का रेशियो P अपॉन Q इक्वल, अब ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर भी, तो उन इनका रेशियो क्या हो जाएगा? R अपॉन S। अब याद रखना, अगर हमने इसको ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में और इसको हमने क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, तो इससे जो कनेक्टेड है उसको इक्वल के बाद इसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, इन दोनों को हम न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा, ये था प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करना है, हमको इस, ये एक एग्जांपल है जिसमें कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स शोन इन फिगर। ये एक नेटवर्क है, इसमें हमको करंट ड्रॉन फ्रॉम फाइंड करना है कि ये जो बैटरी है इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, मींस आई की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है ना। तो अब हम यहां पर ये देखेंगे कि ये एक हमें डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब ये है, छोटा सा लिख देते हैं पी क्यू इक्वल आर अपॉन एस। यहां पर याद रखना, जैसे ये दोनों कनेक्टेड हैं वैसे ये दोनों भी तो कनेक्टेड हैं, और ये जैसे ये और ये कनेक्टेड हैं, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर भी तो दोनों कनेक्टेड हैं, मीन्स वो एक दूसरे से एडजेसेंट हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो भी बना सकते हैं हम, तो P अपॉन आर भी कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन से देखना, P नीचे इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो R हो जाएगा, और ये ऊपर करेंगे तो Q अपॉन S हो जाएगा। मीन्स इन दोनों एडजेसेंट का रेशियो भी इन दोनों एडजेसेंट के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करें, इसको हम इसको, इसकी जो कंडीशन है वो फाइंड करें। तो कंडीशन है क्या? कंडीशन ये है
ये कब होगा, ये फॉर्मूला हमें कब फाइंड होगा, जब यहाँ जो बीच में कोई गैल्वेनोमीटर था, वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज के जब प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, तो यहाँ जब कोई करंट फ्लो ना हो तब ये होगा, या फिर जब ऐसा होगा, मीन्स एडजेसेंट रेजिस्टर्स का रेसिस्टेंस, जो रेशियो ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टर्स का रेशियो इक्वल तब होगा जब इसमें करंट फ्लो ना हो बीच में, बीच वाले में, ठीक है ना। वहां पर हमने लिया था गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो ना हो, ठीक है ना। तो हाँ, इन दोनों को हम वाइस वर्सा ले सकते हैं कि यदि इसमें करंट फ्लो ना हो तो एडजेसेंट रेजिस्टर का रेसिस्टेंसेस इक्वल होते हैं अदर एडजेसेंट रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस के, या फिर अगर ये ऐसे होते हैं कि द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द अदर द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट रेसिस्टेंसेस, तो जब ऐसा हो तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा, या करंट फ्लो ना हो तब ऐसा होगा। तो ये तो हम समझ रहे हैं, ये हमने बेसिक फिर से क्यों इसलिए बता दिया क्योंकि आपको फिर से वो रिमाइंड हो जाए। अब हम इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से सबसे पहले हम देखें कि प्रिंसिपल को हम अप्लाई करें, कंडीशन को अप्लाई करें, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है ऐसा होना चाहिए। तो अब हम इसको अगर P लेते हैं, इसको Q, इसको R और इसको S ऐसा मानते हैं हम, तो हम ये वाले फॉर्मूला से देखते हैं। P मीन्स उसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1, और Q क्या है, ये है, तो Q की वैल्यू कितनी है 2, और होना चाहिए किसके R की वैल्यू कितनी है 2, S की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो यहाँ हम 4 लिख दिया। इसको हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो रहा है 1/2, मीन्स ये दोनों इक्वल है ना, ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल है ना। तब हम क्या करते हैं, जब ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं तो ये जो है ये इनइफेक्टिव होता है, ये बीच वाला इनइफेक्टिव होता है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस भी नहीं होता, इसमें करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल इनइफेक्टिव है, ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा यहाँ की करंट की कैलकुलेशन में। समझ में आई बात। अब हम देखते हैं कि किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है हमने, तो किरचॉफ्स लॉ तो कब होता है, जब यहाँ पर करंट फ्लो होता, पर यहाँ तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये इस टाइप से, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मीन्स जितना करंट इस ये वाले आर्म में फ्लो हो रहा है वही जाके और इसमें फ्लो होगा, और इसी प्रकार यहां से जो आने वाला करंट है जितना इसमें फ्लो हो रहा है उतना ही इसमें फ्लो नहीं होगा, इसमें फ्लो होगा, क्योंकि यहां से कोई करंट नहीं आ रहा है, तो जितना इतना इसमें फ्लो हो रहा है उतना ही इसमें फ्लो होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये और ये दोनों सीरीज में कंबाइन है, तो सीरीज में कंबाइन है तो सबसे पहले हम इन दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो ये होगा, अगर उसको हम ले लेते हैं R1, और वो कितना हो जाएगा, वो होगा P प्लस Q के इक्वल में। अब P की वैल्यू कितनी है हमारी 1, Q की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो ये हुआ कितना 3, तो R1 इक्वल कितना हुआ 3 ओम। तो ऊपर का कितना बन गया, आप ये एक ही एलिमेंट हो गया, दो मिलके अब एक बन गया, एक रजिस्टर बन गया। वैसे नीचे देखना है, ये दोनों भी सीरीज में जैसे हैं, तो इनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोज इसको हम लिखते हैं R2, और वो कितना होगा, वो होगा R प्लस S के इक्वल, क्योंकि सीरीज में तो है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऐसा ही तो होता है। अब हम R की वैल्यू देख रहे हैं 2 है, और S की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 ओम, मींस R2 इक्वल कितनी हो गई 6 ओम हो गई। अब हम देखते हैं, हमने R1 R2 मींस ये इधर की वैल्यू भी हमने ये कॉम्बिनेशन का भी फाइंड कर लिया ऊपर वाले का, तो इस जो पूरा सर्किट है, नेटवर्क है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखना, मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं, ये अब डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं, तो आप देख रहे हैं ये तो ये वाला है, और यहां पर बैटरी है, और ये देख रहा है ये दोनों एक हो गए, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये, और नीचे
ये नीचे आर और एस मिलके दोनों एक हो गए, उन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये और उसके बाद ये, तो ये सिंप्लीफाइड नेटवर्क हो गया। अब ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये तो करंट यहाँ से यहाँ आई फ्लो होगा, यहाँ पर भी आई, तो यहाँ से इमर्ज्ड करंट होगा वो भी आई, और यहाँ पर भी आई, वैसे यहाँ जैसे तो यहाँ पर भी आई। ठीक है, अब क्या करें, अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लगेगा। और ऊपर क्या है R1 की इक्वल कितना है 3 ओम, और यहाँ R2 की इक्वल क्या है 6 ओम है, तो ये दोनों पैरेलल में है। अब इनका भी हम इक्विवेलेंट फाइंड कर लें, तो वो जैसे हमने रजिस्टर्स को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था और वहाँ जो फॉर्मूला यूज किया था वह यहाँ पर भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ भी हम कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये पैरेलल में है तो पैरेलल वाला होता है R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा होता है, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा है यदि दो रेजिस्टर्स कंबाइन है पैरेलल में। तो अब हम यहाँ लेंगे ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट होगा, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट। अब वह वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू 3 है, तो 1/ यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1/R2 की वैल्यू है 6, इनका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड प्लस यहाँ हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो रहा है 1/2। ये किसके इक्वल हो रहा है 1/2। अब यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, ये 1/2 हो रहा है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल ऐसा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R इक्विवेलेंट का 1 से हो जाएगा और 1 का 2 से हो जाएगा, तो यहाँ 2। तो पूरे जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही बोलेंगे हम इसको। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आया। अब यहाँ जो है मैं यहाँ पर लिखा नहीं था, यहाँ की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, और वो है 4 वोल्ट। तो ये जो सेल है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना दिया है 4 वोल्ट। तो हमें क्या क्या मिल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल गया। तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से I इक्वल V/R लिखते हैं। अब यहाँ V की जगह में पोटेंशियल या वोल्टेज की जगह में यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम एप्सिलॉन भी लिखते हैं, और R इक्विवेलेंट की जगह हम क्या R की जगह हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ पर आप ना एप्सिलॉन ना लिख के डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देना तब भी चल जाएगा। तो 2 2 2 4, तो फिर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। ओके, इट इज वेरी सिंपल ना। तो हम ये जानते हैं कि मैं हर बार बताता हूं कि हम सबसे पहले किसी भी प्रिंसिपल को उसके कॉन्सेप्ट समझें। जब हम किसी भी प्रिंसिपल का किसी भी लॉ का हम कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे, ये दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है ना, तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस एग्जाम्पल में सेकेंड एग्जाम्पल में हम लिखा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस एक्स in the circuit shown in figure when no current flows through the resistor of 5 ohm resistance। तो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है या फिर एक नेटवर्क है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, 5 ओम रेजिस्टेंस में इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब की कंडीशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर हम इसको थोड़ा इक्विवेलेंट बनाएं तो ये कैसा होता, ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर रेसिस्टेंस 2 ओम वाला, यहां पर रेसिस्टेंस 6 ओम का, यहां पर रेसिस्टेंस एक्स का, और यहां पर रेसिस्टेंस 18 ओम का। और ऐसा कर दें
तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे, और ये है यहाँ पर क्या है 5 ओम। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है। मतलब इसको हम ऐसे थोड़ा सा खींच के इधर ऐसे लंबा करके ऐसा भी बना सकते हैं। मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये होगा। और ये तो बिल्कुल सेम व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम ही होगा। तो अब यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर हमको दे दिया है, वो ये दिया है कि इसमें आप देख रहे हैं वो लिखा है नो करेंट फ्लो थ्रू द रेसिस्टर ऑफ 5। इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है बोल रहा है, और हमें यही तो चाहिए। बीच वाले में 4 रेजिस्टर्स हैं, उन सब के बीच वाले में अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो हम बिल्कुल फटाक से हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगा देते हैं। और यहाँ पर हमको पहले से हिंट दिया हुआ है कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये एक इनफेक्टिव होगा, ये इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। तब फिर ये और ये सीरीज में होंगे और ये सीरीज में होंगे, जैसे इसके जस्ट पहले वाला हमने किया था। तो वैसे ही हम फाइंड कर लेंगे। तो इसमें जब करंट फ्लो नहीं होता है तो इन दोनों एडजेसेंट का रेशियो, इन दोनों की एडजेसेंट, इन दोनों रेसिस्टर जो एडजेसेंट है उनकी रेशियो की इक्वल होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। तो अगर हम इसको लिख के लें P लें, और इसको हम क्या लें Q, इसको R और इसको S, ऐसा हम कर देते हैं। तो फिर हम क्या जानते हैं प्रिंसिपल से, ये दोनों एडजेसेंट हैं, इनका रेशियो P अपॉन Q होगा। और ये किसकी इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे R अपॉन S की। ठीक है ना। अब ऐसा हमने लिया, हम ऐसा भी ले सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा P अपॉन R इक्वल Q अपॉन S, इसको इधर ट्रांसपोज, इसको इधर, तो ऐसा भी ले सकते हैं। और इससे भी कर सकते हैं हम, ये फॉर्मूला से भी, या ये फॉर्मूला से करें या फिर ये फॉर्मूला से करें, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। मतलब हम चाहे इन दोनों को एडजेसेंट बताएं या फिर इन दोनों को एडजेसेंट बताएं, ठीक है ना। और वैसे ही इन दोनों को एडजेसेंट बताएं, इसको और इसको, या फिर इसको और इसको बताएं, आंसर सेम आएगा। इसमें कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इनमें से क्या लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। चलो, तो ये हुआ। तो अब यहां पर P की जगह हम क्या लिखेंगे 2, और Q की जगह हम क्या लिखेंगे 6, और उसके बाद R यहां पर X है, और फिर S की जगह में क्या है, यहां पर S को अच्छे से बना लें, S की जगह में क्या यहां पर 18 है। ठीक है ना। अब इजीली है, यहां से यहां इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां x और यहां इसका ट्रांसपोज होगा, तो 2 अपॉन 6, और यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अभी डिवाइडेशन में है। तो 6 3 जा 18, सो x इक्वल हुआ 2 इंटू 3 और 6, और x इक्वल 6 ओम। तो ये हमने फाइंड कर लिया क्या। अब तो हमने इसमें जितना रेसिस्टेंस है इसका वो फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही तो बोल रहा है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ द, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स, तो हमने फाइंड कर लिया। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। क्यों लग रहा है हमें कोई भी क्वेश्चन इजी या फिर कोई भी क्वेश्चन टफ हमें क्यों लगता है, जब हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं और तब हमें वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हमें इजी लगते हैं, वो बनते हैं इसलिए। और जो हमें नहीं बनते हैं वो हमें इजी नहीं लगते। और बनते क्यों नहीं है, क्योंकि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते नहीं, उस थ्योरी या उस प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को हम समझ नहीं पाते, इसलिए वो टफ लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस सभी स्टूडेंट्स से कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझें। इसके लिए आपको मैं फोर्स करूंगा, और जब बारीकी से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई भी क्वालिफाई करने के लिए रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना। और आप जो बनना चाहते हैं, आप जहां जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स।